Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST classes. So everyone, we all were discussing the Mughal empires. आप सभी को पता है कि हम लोग मुगल एम्पायर पढ़ रहे थे और हम लोग ने मुगल एम्पायर में लगभग जो ग्रेट मुगल्स है, यू कैन से द फर्स्ट छह राजाएं जो थे उनको द ग्रेट मुगल्स कहा गया है. ठीक है, द ग्रेट मुगल्स कहा गया. द ग्रेट मुगल्स में सबसे पहले देखा जाए तो बाबर हु एस्टैब्लिश द मुगल एम्पायर, उनके बारे में हम लोग ने पढ़ दिए. उसके बाद हमने देखे हुमायूं जो कि उनका सक्सेसर था, उनके बारे में भी पढ़े. हम लोग ने अकबर के बारे में भी पढ़े. ठीक है, तो जो अकबर के बाद आते हैं जहांगीर के बारे में भी पढ़े. जहांगीर के बाद शाहजहां आता है, शाहजहां के तक हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे. सो ड्यूरिंग दिस टाइम वी केम टू नो अबाउट ऑल दी पॉलिसीज. और राजाओं ने मुगल साम्राज्य में जो भी किंग्स आए थे वो लोग ने अपने किंगडम को कैसे रूल किया है, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी से लेके सारी चीजें हम लोग ने अभी तक कवर कर ली है. तो यू कैन सी कि हम लोग ने जो 6 ग्रेट मुगल्स थे उनमें से 5 ग्रेट मुगल्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे. और टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लास्ट, नॉट द लास्ट इन सेंस ऑफ द रूलर्स. कहा जाए तो इन सेंस में सबसे आखिरी तो नहीं, लेकिन आखिरी के ग्रेट. ठीक है, जो पहले के 6 है उनमें से सबसे छठवा जो कि ग्रेट मुगल है, लेकिन आखिरी तो कोई और है, वो बाद में तुम लोग को बताएंगे इसी वीडियो में. लेकिन ग्रेट मुगल्स में से सबसे लास्ट का ग्रेट जो था वो था औरंगजेब. सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट औरंगजेब. ठीक है, सो एज यू ऑल कैन सी ऑन द स्लाइड ऑन द स्क्रीन, ही इज औरंगजेब जिन्होंने 1658 से 1707 तक रूल किया है. ठीक है, सो इफ ये देख रहे हैं जो बंदा, ये आप लोगों के सामने जो ये बंदा दिख रहा है, दिस मैन, दिस किंग औरंगजेब, ही वॉज द वन हु मर्डर्ड हिज 3 ब्रदर्स टू सक्सेस द थ्रोन. यानी कि राजगद्दी में बैठने के लिए यही जो इंसान आप लोगों के सामने देख रहा है, उन्होंने ही अपने भाइयों को मारा था ताकि वो अपने जो वो पावर में आ सके. तो मैंने जैसे बोला था कि दारा सिको या जो फर्स्ट रूलर था सुझा समवट लाइक, आई एम नॉट गेटिंग द नेम्स, और एक थे ये औरंगजेब. ठीक है, तो दारा सिको वाज द एल्डेस्ट. तो ये तय था कि शाहजहां के बाद दारा सिको क्या बनेंगे, राजा बनेंगे. बट उनको, लेकिन औरंगजेब के मन में कुछ दूसरे ही ख्याल पक रहे थे. ये ख्याल ये था कि उन्होंने अपने भाइयों को मारा और ये बंदा क्या हो गया, राजगद्दी पे बैठ गया. ये सुनो, तो सबको बताया, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला है कि सो दिस वाज द मैन हु किल्ड हिज ओन ब्रदर्स टू गेन पावर. सो नाउ लेट्स सी, अब अपने भाइयों के मारने के बाद उन्होंने कैसा क्या कर दिया देखते हैं. ठीक है, सो औरंगजेब डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द न्यू एम्परर आफ्टर किलिंग हिज ओन ब्रदर्स. यस, तो मैंने बोला दिया कि औरंगजेब ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया तब जब शाहजहां को तो कालकोठरी में भी बंद कर दिए, आगरा के फोर्ट में बंद कर दिए, और उन्होंने अपने भाइयों को मारने के बाद यू कैन से ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द किंग ऑफ, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ द मुगल एम्पायर. तो मुगल साम्राज्य का अपने आप को एम्परर घोषित कर दिया. तो ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ आलमगीर. उन्होंने अपने आप को आलमगीर, जैसे कि सबको पता है कि सबने अपना अपना नाम लिया है. जहांगीर ने अपना नाम लिया था, अकबर, ठीक है, और हुमायूं, बाबर, सबका अलग अलग शॉर्ट फॉर्म में नाम है, या किसी ने, शाहजहां ने अपना नाम लिया था. सो वैसे ही औरंगजेब ने भी अपना नाम चेंज किया, किसमें, टाइटल में, आलमगीर में रख दिया. ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ आलमगीर. ही रूल्ड फॉर 50 years till his death in 707 CE in अहमदनगर. तो उन्होंने जैसे कि रूल किया, 50 सालों तक रूल किया. ही रूल्ड फॉर 50 years till his death in 1707 CE. यानी कि 1707 CE तक, जब तक वो नहीं मरे तब तक उन्होंने शासन किया है. सो यू कैन सी आउट हियर, दिस इज द डिफरेंट पिक्चर ऑफ औरंगजेब. ठीक है, सो नाउ उनके दौर में काफी रेबिल हुआ है. रेबिलियंस मतलब कि उनके दौर में काफी रिवोल्ट हुए हैं, या उनके दौर में उनके रूलिंग पीरियड में काफी बगावत हुए हैं उनके साम्राज्य में. ठीक है, सो देयर वेर न्यूमरस रेबिलियन ड्यूरिंग हिज reign, ड्यूरिंग
औरंगजेब्स रेन, हीज आया है तो 2 बार ये नहीं रहेगा, ठीक है, हीज कट देंगे यहां से, तो औरंगजेब्स रेन। औरंगजेब के दौर में काफी ज्यादा आप लोग बोल सकते हैं कि रेबल हुआ है उनके एम्पायर में। द अहोम्स इन द नॉर्थ ईस्ट, सो अहोम्स एक ट्राइबल, यू कैन से एक ट्राइबल, यू कैन से एक किंग्स, या यू कैन से वहाँ के ट्राइबल पीपल थे, या एक प्रकार के एक टेरिटरी था, वो एरिया था, अहोम्स के द्वारा कंट्रोल किया गया। तो वो नॉर्थ ईस्ट में जब हम लोग बात करेंगे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, वी ऑल नो दैट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, सो आसाम एरियाज पे बिलोंग करते थे, दिस एरियाज में नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये आसाम एरियाज, ये सब एरिया। तो यहाँ के जो अहोम्स थे उन्होंने रिवोल्ट किया है, किसके अगेंस्ट में? औरंगजेब के अगेंस्ट में। सो जाट्स ऑफ आगरा दिल्ली रीजन, तो आगरा दिल्ली रीजन में एक और ग्रुप ऑफ पीपल थे, ठीक है, दैट वाज नोन एज द जाट्स। जैसे राजपूत है, जैसे सिख्स है, वैसे जाट्स भी एक वर्ग के लोग हैं। सतनामीज ऑफ मथुरा रीजन रिवोल्टेड एंड वेर सप्रेस्ड, ठीक है। बात यह है कि औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब के दौर में जाट ऑफ आगराज, अहोम्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, सतनामीज ऑफ मथुरा रीजन, ये सब ने रिवोल्ट किया, लेकिन ये सारे रिवोल्ट्स को औरंगजेब ने एकदम क्या कर दिया है, सप्रेस कर दिया है। ही वॉज एबल टू सप्रेस ऑल दिस रेबल्स दैट वाज हैपनिंग इन हिज किंगडम, स्पेशली मथुरा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, एंड आगरा दिल्ली रीजन में हो रहे थे। ये सारे रेवोल्ट्स को औरंगजेब ने काफी अच्छे तरीके से क्या कर दिया है, सप्रेस कर दिया है। इज दैट क्लियर? सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अदर थिंग्स। उनका एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, औरंगजेब का एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था किसके साथ? 9th सिख गुरु, सिखों के गुरु में से 9वीं नंबर पे आ रहे थे तेज बहादुर, जिनका नाम क्या था? तेज बहादुर। तेज बहादुर एक गुरु थे सिखों की, ठीक है। सो सिख के गुरुओं के साथ औरंगजेब का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कुछ विवाद हुए थे, जिसमें उनको सिख गुरु जो थे तेज बहादुर, उनको मर्सिलेसली मार्टियर यानी बेरहमी से उनको मार दिया गया, या ही वॉज किल्ड। अब इसका असर ये होता है बेटा, देखो, जब औरंगजेब ने सिख गुरु को मार दिए या मार्टियर्ड, शहीद करा दिए, ठीक है, दिस लेड, जब औरंगजेब ने ऐसा किया तो उसके बाद में एक और चीज हुई, वो थी दिस लेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीस लविंग सिख्स इनटू अ मिलिट्री कम्युनिटी कॉल्ड खालसा। तो जब सिख गुरु को मार दिए, ये गुरु है, ये तो शांति करते हैं, शांति, देवर पीस लविंग, सिखो पहले क्या थे, सिख जो थे पीस लविंग थे, वो लोग शांति पसंद करने वाले लोग थे। लेकिन जब मुगल एम्पायर के एक राजा औरंगजेब ने तेज बहादुर, उनके जो 9वें गुरु थे, 9th गुरु थे, उनको मार दिए, मार्टियर कर दिए, तो इसकी वजह से ये जो सिख कम्युनिटी थे उन्होंने अपने आप को एक मिलिट्री कम्युनिटी बनाया, यानी कि हाथ हथियार उठाने वाले कम्युनिटी में कन्वर्ट कर लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खालसा। तो ये खालसा का नाम याद रखना, क्योंकि फर्दर क्या होते हैं हायर स्टडीज में, ये खालसा के साथ भी ब्रिटिश का भी वॉर्स होते हैं, ठीक है, एंग्लो पंजाब एंग्लो सिख वॉर, यस, एंग्लो सिख वॉर में ये खालसा का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, वो लोग हम लोग पढ़ेंगे इन फर्दर हायर क्लासेस, तो याद रखना ये चीज। तो जो एक उनके साम्राज्य में क्या हो रहा था कि बहुत रेबेलियंस हो रहे थे, बहुत रेबल हो रहे थे, उस रेबल में कहाँ के थे, नॉर्थ ईस्ट के अहोम्स थे, जाट्स ऑफ आगरा दिल्ली रीजन एंड सतनामीज ऑफ मथुरा रीजन रिवोल्टेड एंड वेर सप्रेस्ड, यानी कि ये लोग ने रिवोल्ट तो किया लेकिन सप्रेस किया, एक प्रकार से दे वर नॉट हैप्पी विद औरंगजेब, एंड एट द सेम टाइम तेज बहादुर को मार देते हैं औरंगजेब एक कॉन्फ्लिक्ट में, एक विवाद में। तो उस दौरान भी क्या होता है, इन्होंने एक और नया दुश्मन बना लिया, मुगल साम्राज्य का एक और नया दुश्मन बन गए, वो थे सिख, जिन्होंने अपने आप को मिलिट्री पीस लविंग थे, शांति पसंद करने वाले लोग थे, लेकिन अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देता है कि अब हम लोग भी क्या करेंगे, हाथ हथियार उठा के बनेंगे, और अपने आप का एक आर्मी बनाया, एक मिलिट्री आर्मी बनाया, जिसको क्या बोलते हैं, खालसा, ठीक है। सो नाउ एक और चीज यहाँ पे आता है, वी ऑल नो कि छत्रपति शिवाजी बिकेम अ फॉर्मिडेबल चैलेंज फॉर औरंगजेब। औरंगजेब के लिए एक सबको कहानियां वहानी तो पढ़े हैं, ठीक है, छत्रपति शिवाजी के बारे में तो हम लोग सुनते हैं, ही वॉज अ वेरी ग्रेट मराठा वॉरियर, योद्धा थे,
वो जो थे एक काफी एक चैलेंज, एक औरंगजेब के लिए काफी कठिनाई उनके शासनकाल में साउथ इंडिया में औरंगजेब कवर करना चाहते थे। तो उस दौरान छत्रपति को हराना इनके लिए काफी मुश्किल पड़ रहा था और ये एक रास्ते में काफी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे औरंगजेब के साथ और दोनों में काफी भयानक दुश्मनी होता है। ड्यू टू हिज इनडिफरेंस टुवर्ड्स द मराठास, मराठास के साथ वो काफी अच्छे तरीके से पेश नहीं आए। द स्ट्रगल कंटिन्यूड फॉर सेवरल ईयर्स विच केप्ट हिम एंगेज्ड इन द डेक्कन। ठीक है, बीजापुर गोलकोंडा सरेंडर टू द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग हिज रेन इन 1689। तो मैं यहाँ पे एक कहानी बताने वाला हूँ, ठीक है, एक समझो क्या है कि जो ये डेक्कन रीजन देख रहे हो, दिस लाइक ग्रेइश रीजन जो तुम लोग देख रहे हो, ये मुगल एम्पायर और 217 ये 1707 औरंगजेब के द्वारा कैप्चर किया गया हुआ ये टेरिटोरी है। सो यू कैन सी ये एरिया में गोलकोंडा, ये हैदराबाद, डेक्कन, ये बीजापुर, अब ये मराठाओं का किंगडम, ये सारे किंगडम को आखिरकार औरंगजेब जीत जाता है। लेकिन औरंगजेब का एक डेक्कन पॉलिसी होता है बेटा, ठीक है। तो ये डेक्कन पॉलिसी में ये औरंगजेब काफी ऑर्थोडॉक्स होते हैं और काफी यू कैन से रिजिड इंसान थे। उन्होंने यहाँ पे जो अपनी पॉलिसी अपनाया है उसकी वजह से एक प्रकार से मुगल एम्पायर डाउनफॉल भी हुआ है। देखते हैं उसको हम बताएंगे, ठीक है, उनके पर्सनल ट्रेट्स में। तो तुम लोग बोल सकते हो, इस मैप से देख सकते हो कि लगभग औरंगजेब के शासनकाल में लगभग मुगल एम्पायर जो था कि एकदम मैक्सिमम एरिया तक क्या हो गए थे, एक्सटेंड हो गए थे, यानी कि काफी ह्यूज, यानी कि मुगल एम्पायर हैड बिकम वेरी लार्ज ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के दौर में मुगल साम्राज्य जो था काफी बड़ा हो चुका था। देख रहे हो ना कि मैक्सिमम मुगल एम्पायर जितना पहुंचना चाहिए था उतना एक्सटेंड क्या कर दिए थे, औरंगजेब ने कर दिया था। अकबर, ये पिंक जो देख रहे हो लगभग अकबर के दौर तक है या अकबर के बाद औरंगजेब के दौर में ये है, ठीक है। तो देखते हैं और यही चीज जैसे कि उन्होंने ड्यू टू हिज इंडिफरेंस टुवर्ड्स द मराठास द स्ट्रगल कंटिन्यूड फॉर सेवरल इयर्स व्हिच केप्ट हिम एंगेज्ड इन द डेक्कन। तो उनका जो मराठास के साथ बनती नहीं थी, तो मराठास को हराने के लिए उनके साथ काफी संघर्ष करना पड़ा। ये संघर्ष काफी सालों तक चला जिसमें वो एकदम डेक्कन एरिया में अपना जीवन के बहुत समय उन्होंने डेक्कन ही बिता दिए। इज दैट क्लियर? सो नाउ ही वाज एंगेज्ड इन डेक्कन एरिया, ओके। यू कैन से कि औरंगजेब अपना जीवन काल में अक्सर यू कैन से डेक्कन एरिया में है जूझे रहे, क्योंकि उनका मराठाओं के साथ अच्छा बनता नहीं था और उनका डेक्कन पॉलिसी थोड़ा आगे हम लोग जब आएंगे उस पॉइंट में तो मैं डिस्कस करूंगा। तो मैंने बोला था अंडर औरंगजेब्स रूल द साइज ऑफ मुगल एम्पायर रीच्ड टू इट्स मैक्सिमम एक्सटेंट। औरंगजेब के रूल में मुगल साम्राज्य को जितना बड़ा होना था वो हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो मुगल्स आए हैं उन्होंने इसी एम्पायर को कंट्रोल करने का कोशिश किया है और कंट्रोल करना चाहा लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ है। इज दैट क्लियर? सो हाउएवर ऑन अकाउंट, देखो इतना बड़ा साम्राज्य तो उन्होंने बनाया, लेकिन जैसे हम लोग देखेंगे मुगल साम्राज्य में उन्होंने कम्युनिकेशन काफी पुअर था, इंफ्रास्ट्रक्चर वाज वेरी वीक, इट वाज डिफिकल्ट टू होल्ड द एम्पायर टुगेदर। शासन तो बहुत बड़ा था, एम्पायर तो काफी बड़ा था, लेकिन औरंगजेब के टाइम पे एक और प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। उनके शासन उन्होंने तो किया, उन्होंने एम्पायर बढ़ाया, लेकिन उस एम्पायर में उनका कम्युनिकेशन काफी वीक पड़ा, ठीक है, काफी वीक था रहा, जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर पाए कि अपने एरिया को जोड़ के नहीं रख पाए और इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी काफी पुअर थे, जिसकी वजह से एक साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य को एकजुट करना या एकजुट करके रखने में वो असफल रहे हैं। और यही सब कारण भी है कि इन औरंगजेब तो लास्ट ग्रेट मुगल कहा जाता है, क्योंकि उनके बाद आने वाले जो भी मुगल्स थे वो कमजोर थे, इनएफिशिएंट थे, कैपेबल नहीं थे। और उसके बाद ही क्या होता है कि उसके बाद ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता है। तो मैंने यहाँ पे एक बार बोला था
कि मुगल एम्पायर एक्सटेंड था रिच। अब ये इसके पीछे एक कारण ये भी है क्योंकि वो अपने जीवन में या अपने शासन काल में उन्होंने अपना अक्सर समय कहाँ पे बिताया, कईयों साल उन्होंने युद्ध में बिताया है, और उस युद्ध में वो समय बिताने की वजह से वो अपने शासन से पीछे हट गए। सिंपल सी बात है, युद्ध में समय बिताए और युद्ध में समय बिताने के बाद उन्होंने अपने शासन में ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन कमजोर हो गए और इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो गए, जिसकी वजह से वो अपना एम्पायर को एकजुट करके नहीं रख पाए। और देख रहे हो यहाँ पे खालसा वगैरह हम लोग ने पढ़े हैं, जो खालसा वगैरह हम लोग पढ़े हैं कि वो खालसा वगैरह भी अब एक प्रकार से दुश्मन हो गया है इनका। यस और नो? ठीक है, तो ये थे। अब उनके पर्सनल ट्रेट पढ़ेंगे। औरंगजेब वॉज एन ऑर्थोडॉक्स गॉड फियरिंग, होगा यहाँ पे फियरिंग एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन, ओके, डिसिप्लिनेरियन मतलब होता है बेटा ही वॉज अ वेरी ऑर्थोडॉक्स, यानी ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवाद बोला जाए तो एक कठोर जो होता है ना, रिजिड। सो औरंगजेब वॉज एन ऑर्थोडॉक्स गॉड फियरिंग, यानी कि भगवान को मानने वाले या भगवान से डरने वाले, मतलब कि ही वॉज लाइक अ पर्सन हु फियर्ड गॉड एंड ही फॉलोड स्ट्रिक्ट लॉज, यानी कि अपने धर्म के सारे चीजों को वो मानते थे। ही वॉज नॉट रिलीजियस टॉलरेंट लाइक अदर रूलर्स, इसलिए उनको ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कि रिजिड, ओके। तो इससे पहले जो भी राजाएं आए थे सबने अकबर का ही रिलीजियस पॉलिसी अपनाया था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, ठीक है, बताएंगे। एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, यानी कि एकदम नियम कानून के साथ रहने वाले व्यक्ति और धर्म में जो लिखा हुआ ये सारे चीजों को मानने वाला व्यक्ति था। कौन? औरंगजेब। ही लेड अ सिंपल लाइफ and was called जिंदा पीर और लिविंग सेंट ड्यू टू हिज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी, ज्यादा आलिशान वगैरह ये सब उनको पसंद नहीं था, वो एकदम साधारण से जीवन जीते थे और इसलिए उनको जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा मतलब लिविंग, पीर मतलब सेंट। तो यानी कि उनके साधारणता, सिंप्लिसिटी, समझ रहे हो ना, साधारण एकदम सिंपल जीवन जीते थे, उसी सिंपल जीवन जीने की वजह से उनको जिंदा पीर या एक लिविंग सेंट भी कहा जाता है। But he was of very suspicious nature. He did not trust anyone. Suspicious, इसको हम लोग बोलेंगे suspicious. Suspicious मतलब सबके ऊपर शक करने वाला होता है ना। तो उन्होंने अपने साम्राज्य में, अपने शासनकाल में उन्होंने किसी का भी आंख मूंद के भरोसा नहीं किया। He did not trust. उन्होंने he reimposed He reimposed जजिया upon Hindus which was removed by अकबर। आप सभी को पता है टोल टैक्स, या तुम लोग बोल सकते हो हिंदियों को, हिंदू जो नॉन मुस्लिम्स थे वो लोग अपना क्या करते थे, टैक्स देते थे कहां जाने के लिए, तीर्थ यात्राओं पे जाने के लिए। तो ये सारा टैक्स को किसने हटाया था? अकबर ने अपने शासनकाल में हटाया था, लेकिन उस जजिया टैक्स को उन्होंने दोबारा से इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, ठीक है, उनके जो रिलीजियस पॉलिसी थे अच्छे नहीं थे जिनसे रूलर्स। ही डिस्क्रिमिनेटेड अदर रिलीजियन, जैसे सिया मुस्लिम्स, जो अभी हम आखिरी में बोलेंगे। ठीक है, हिज चीफ आर्किटेक्चरल अचीवमेंट इन इज बादशाही मस्क एट लाहौर, द मस्क इन द मस्क ड्यूरिंग हिज टाइम। ये द मस्क इसमें लिख दोगे, द मस्क यहाँ पे, द मस्क is the mosque was the largest, okay, the mosque was the largest during his time, so he was the last of the great Mughals। तो मैंने अभी बार बार बोला है। so you can see this mosque, you can see what this is known as बादशाही मस्क। ये लाहौर में है पाकिस्तान के, ये औरंगजेब के द्वारा बनाए गए थे, मस्जिद है। सो उनके शासनकाल में ये सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा मस्जिद हुआ करता था उनके शासनकाल में, या औरंगजेब के दौर में ये सबसे बड़ा एक मस्जिद या एक मस्क हुआ करता था। इज दैट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड इट। यही एक ऐसा चीज है जो औरंगजेब ने काफी अच्छे से बनाया है। ठीक है, सो he was the last ruler of the great Mughals।
ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द ग्रेट मुगल्स. सो ग्रेट मुगल्स जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब. ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द ग्रेट मुगल्स. सिंपल सी बात समझो, कंफ्यूज मत. मुगल डायनेस्टी में लास्ट रूलर नहीं है वो, लेकिन ग्रेट मुगल्स के लाइन में देखा जाए तो वो लास्ट है, आखिरी के, क्योंकि उनके बाद जो भी राजा आए वो कमजोर थे या इनकेपेबल थे. देख सकते हो. सो आफ्टर हिज डेथ इन 707 many Mughal rulers ruled till 1857 CE. All of those are called the later Mughals. Is that clear? मुगल साम्राज्य में और बहुत सारे रूलर्स तो आए, लेकिन जो भी आए उनके बाद ये इनको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटर मुगल्स कहेंगे. ठीक है. बहादुर शाह जफर सेकेंड यहाँ पे होना चाहिए एक्चुअल में. यस, बहादुर शाह जफर सेकेंड was the last Mughal ruler who took part in the revolt of 1857 against the British, but was captured and sent to Yangon, that is in आज के दिन में म्यांमार. तो देखो, he was the last great Mughal, he was the last great Mughal emperor. ठीक है. आफ्टर हिज डेथ इन 1707, उनके मृत्यु के बाद 1707 में क्या होता है, उनके बाद बहुत सारे रूलर्स आए, अनगिनत रूलर्स आए, 1857 तक रूल किए हैं, और उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर मुगल्स. पहले के 6 को हम लोग ग्रेट मुगल्स बोलते हैं, बाद में आने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर मुगल्स. बहादुर शाह जफर सेकेंड जो कि लास्ट मुगल रूलर थे, जिन्होंने 1857 का रिवोल्ट, तुम लोग बाद में पढ़ोगे, 1857 का रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था. एंड उस दौर में काफी बुढ़े हो चुके थे, उनको कैप्चर कर लिया जाता है और उनको म्यांमार भेज दिया जाता है, और उसी म्यांमार में ही वो मर जाते हैं. इज दैट क्लियर? Thus, with Aurangzeb's death, the British annexed their territories. तो औरंगजेब काफी स्ट्रॉन्ग थे, तो उस दौरान ब्रिटिशर्स यू कैन से कि इंडिया में अपना शासन नहीं जमा पा रहे थे. ठीक है. तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसीलिए कारण बन गया कि औरंगजेब क्या हुआ, औरंगजेब के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया है कि अपना टेरिटोरी को एनेक्स किया, नहीं बढ़ाया है. इज दैट क्लियर? सो जैसे कि ये थे औरंगजेब के बारे में. तो यू कैन डेक्कन पॉलिसी क्या था, औरंगजेब के बाद डिक्लाइन हुआ है. औरंगजेब के बाद क्या हुआ है, मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ है. ठीक है. इज दैट क्लियर? तो डिक्लाइन होने के पीछे कारण ये है कि सबसे बड़ी बात, जैसे मुगल एम्पायर में राजा बनने से पहले वो डेक्कन के गवर्नर होते हैं. क्या होते हैं? गवर्नर होते हैं. ठीक है. गवर्नर जब होते हैं तो उस समय उन्होंने सिया मुस्लिम्स, अदर जो मुस्लिम्स है थे, तो मुस्लिम इंडिया में अदर मुस्लिम, सिया मुस्लिम्स, इसके अलावा यू कैन से वहाँ के जो हिंदू थे, गोलकोंडा, बीजापुर, ये सब एरिया में, ही स्टार्टेड टू डिस्क्रिमिनेट देम. वो लोगों को अपने रिलीजियस सारी चीज़ों पे बैन लगा देता है बेटा. ठीक है. तो जिसकी वजह से वो एरिया में क्या होता है कि काफ़ी एक वो उसी चीज़ को एक्सेप्टेंस कराने के लिए, जैसे कि पहले के राजा, मुगल से आने वाले पहले के राजा जो भी थे, उन्होंने गोलकोंडा के साथ अपने हिसाब से, गोलकोंडा, अहमदनगर, ये सारे जगहों पे अपने हिसाब से एक एक पॉलिसी लगाया था. ठीक है. दे हैड देयर ओन पॉलिसी इन दिस रीजन. लेकिन अब इस दौर में क्या हुआ है कि औरंगजेब ने क्या किया, अपने पॉलिसी, रिजिड पॉलिसी लगाया है. वहाँ पे इस्लामिक लॉज, ठीक है, जैसे कि सरिया लॉज लगाए हैं, ये सारी चीज़ लगाया है, जिसकी वजह से वो लोग को डिस्क्रिमिनेट फील करवाया है. सबसे बड़ी चीज़ कि औरंगजेब के बाद हम लोग देखते हैं कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ है. एक और कारण ये था कि जजिया टैक्स फिर से दोबारा से रीइम्पोज किया था. मुगल के प्रति सारे लोग खुश थे पहले, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया है, जजिया टैक्स दोबारा से लगाया है, जिसकी वजह से फिर हिंदूज के मन में मुगल्स के लिए फिर नफरत बढ़ते गया है, जिसके कारण से एक और कारण बन जाता है कि मुगल एम्पायर का डाउनफॉल होता है. और एक और कारण ये है कि औरंगजेब ने एक बार इकोनॉमिक लेवल पे पूरा खत्म कर दिया था किसको, मुगल खजाने को. क्योंकि मुगल खजाने में उन्होंने क्या किया था, अब जितने भी मुगल खजाना था उन्होंने वॉर एक्सपेंडिचर पे यूज किया है. किस पे? वॉर एक्सपेंडिचर पे यूज किया है. अब वॉर एक्सपेंडिचर में यूज करने का मतलब ये हुआ बेटा कि ही यूज्ड ऑल हिज मुगल ट्रेजरी इन वॉर, यानी कि युद्ध में उन्होंने इन्वेस्ट किया है.
और तुम लोग जानते हो कि उन्होंने ये एरिया पे काफ़ी समय बिताया है ये सब एरिया को कैप्चर करने के लिए। अब जब ये सब एरिया को कैप्चर करने के लिए समय निकला था तो ये सब एरिया उनके कंट्रोल से छूटते जा रहा था। तो उनके बाद जो भी आए राजाए, आफ्टर हिम जो भी किंगडम्स आए, तो उनके हाथों से ये सारा चीज संभला नहीं गया। इज दैट क्लियर? तो दिस वाज अबाउट दी औरंगजेब। तो औरंगजेब के बारे में हम लोग ने ये देखे कि औरंगजेब कैसे राजा बना था। सबको पता है कि औरंगजेब अपने आप को राजा डिक्लेयर किया जब उन्होंने अपने अपने भाइयों को मार दिया। तो उन्होंने अपना टाइटल ले लिया आलमगीर का, ठीक है, और 50 सालों तक रूल किए हैं, 1707 तक, ठीक है। उनके टाइम पे बहुत सारे रिलीजियस रेबेलियन हुआ है, जैसे कि अहोम्स इन द नॉर्थ ईस्ट, द जाट्स ऑफ आगरा दिल्ली रीजन एंड सतनामीज ऑफ मथुरा रीजन रिवोल्टेड एंड वेर सप्रेस्ड। सबको पता है सबने रिवोल्ट किए थे, लेकिन औरंगजेब ने काफी ब्रूटली सप्रेस किया है सबको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये और एक दुश्मन बन जाता है, ये भी कारण बन जाता है। जैसे सिख हो भी अब मुगल की क्या हो गए, दुश्मन हो गए, क्योंकि सिख गुरु तेज बहादुर को उन्होंने मारा था, और या मुगल सेना ने मारा था, जिसकी वजह से सिख जो कि शांति पसंद करने वाले लोग थे, वो लोग ने क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, अपने आप को मिलिट्री ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खलसा। उनके साम्राज्य में छत्रपति एक बहुत बड़ा रास्ते का कांटा बनते आया है, ठीक है, उनको बहुत परेशान करता है। उन्होंने मराठा के साथ काफी समय तक युद्ध लड़े हैं, उन्होंने डेक्कन एरिया में, इसीलिए वो एकदम जूझे रहे अपने जीवन काल में, अपने जीवन के बहुत सारे समय। बीजापुर और गोलकोंडा को आखिरकार मुगल एम्पायर में उन्होंने ही डाला था। बीजापुर और गोलकोंडा था पहले से ही मुगल एम्पायर में, या वो एक प्रकार से तुम लोग को पता है ना वतन जागीर जैसे टाइप का था, लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने डायरेक्टली मुगल एम्पायर गोलकोंडा बीजापुर के अंदर जाके वो सारे एरिया को उन्होंने क्या किया है, कैप्चर किया है। इज दैट क्लियर? और औरंगजेब के समय में जितना बड़ा था मुगल एम्पायर वो आखिरी था, उसके बाद जो भी राजा आए हैं एक्सपैंड नहीं किया है, लेकिन साम्राज्य छोटा होते जाता है, क्योंकि देश भर में रिवोल्ट होने लगता है, जैसे मराठा, सिख, सब कोई। लेकिन मैंने बोला ना यही चीज कि जितना बड़ा एम्पायर था वो लोग उस एम्पायर को औरंगजेब कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि दैट एम्पायर वाज वेरी लार्ज, क्योंकि उन्होंने अपने समय युद्ध में लगा दिए, तो जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप हो गया। कम्युनिकेशन जब गैप हुआ तो उन्होंने क्या कर दिया, उनका एम्पायर हाथ से छूट गया। सो दैट वाज इट। औरंगजेब काफी कठोर इस्लाम धर्म मानते थे, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन थे, सिंपल जीवन जीते थे, जिसके लिए उसको जिंदा पीर कहा जाता था। वो किसी को भरोसा नहीं करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पॉइंट याद रख लेना कि उन्होंने हिंदूज के ऊपर फिर से दोबारा से क्या लगा दिया था, जजिया टैक्स लगा दिया था, जो कि अकबर ने रिमूव किया था। ये भी एक कारण बनता है उनके डाउनफॉल का, क्योंकि जजिया टैक्स फिर दोबारा से लगाने से क्या हो रहा है, औरंगजेब के प्रति लोग फिर अलग दृष्टि से देखने लगता है। उन्होंने बादशाही मस्क बनाया, जो कि उनके दौर में काफी बड़ा, सबसे बड़ा मस्जिद हुआ करता था पूरा विश्व में, जो आप लोग फोटो में देख सकते हो, ठीक है। दिस इज इट, बादशाही मॉस्क, ठीक है। एंड उनके बाद आने वाले राजाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर मुगल्स, ठीक है। बहादुर शाह जफर क्या थे, आखिरी थे, जो भी 1857 के रिवोल्ट में क्या हो जाते हैं, उनको म्यांमार भेज दिया जाता है, बनवास या एग्जाइल, और उनके साथ ही तुम्हारा मुगल साम्राज्य भी खत्म होता है, ठीक है। सो जैसे औरंगजेब मरते हैं तो ब्रिटिशर्स को एक मौका मिल जाता है दोबारा से कैप्चर करने का, यानी कि औरंगजेब के बाद सारे रूलर्स क्या होते हैं, इनकैपेबल रहते हैं या एफिशिएंट नहीं रहते हैं। इज दैट क्लियर? सो दिस मच फॉर टुडे एवरीवन। From next video we will be finishing the chapter in the next video, in which we will see the administration of the Mughal। वैसे हम लोग ने अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन तो देख चुके हैं, तो वैसे ही प्रकार का है, और बहुत सारे रेवेन्यू सिस्टम हम लोग देखेंगे, और many more. Till then, stay safe and stay healthy. Thank you.